केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। कौन होगा सम्राट का अगला शिकार? बिहार में अब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। हालांकि भारतीय जनसंघ के कई नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की तरह जेपी आंदोलन में सक्रिय थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकलकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए। हालांकि भारतीय जनसंघ के कोई भी नेता यानी बीजेपी का कोई नेता आज तक मुख्यमंत्री बनने में सफल नहीं हो सका है। लगभग 3 दशकों से बिहार का चुनाव, बिहार की राजनीति इन्हीं दो नेताओं यानी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता जेपी आंदोलन में सक्रिय थे, लेकिन उनमें से कोई बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर यानी मुख्यमंत्री पद नहीं दिला सका है। हालांकि यह सच है कि नीतीश कुमार के साथ रहकर वह सहयोगी की भूमिका सरकार में तो अदा कर रही है, लेकिन नेतृत्व का मौका नहीं मिला है। इस तरह से बिहार भारत का इकलौता हिंदी प्रदेश है जहां अभी तक बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, जिनके आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी का कोर वोटर यानी सवर्ण समुदाय की संख्या नाम मात्र की है यानी 10% है, और इसके सहारे तो वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद या यूं कहे कि मंडल आंदोलन के बाद भाजपा भी अपने कई अति पिछड़े नेताओं को आगे लाने में अग्रणी रहा है। उसी कड़ी में आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। और भी ऐसे कई चेहरे हैं जो विविध राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश में सुश्री उमा भारती, शिवराज चौहान और भी कई राज्य हैं जहां भाजपा ने अपना दांव पिछड़ों और अति पिछड़े नेताओं के सहारे छोड़ा है। 2017 में बीजेपी के धुर विरोधी मानने जाने वाले तथा जिनका कोई आरएसएस का पृष्ठभूमि भी नहीं रहा है, वैसे नेता 2017 में सम्राट चौधरी को शामिल कराया गया। और सिर्फ शामिल ही नहीं कराया गया, इन्हें बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया। इतना ही नहीं, जब नीतीश कुमार पलटकर फिर से एनडीए में आए तो सम्राट चौधरी को विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं जो अति पिछड़ा समुदाय है, और इनकी आबादी जो जातीय जनगणना से पता चला है 4.2% है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार ही नहीं, अब तो पूरे देश में जाति कितना महत्वपूर्ण है। आप देख ही रहे हैं महागठबंधन के लिए ये जाति कितना बड़ा चुनावी तीर है। और आप लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का अगर भाषण सुनते होंगे, राहुल गांधी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते होंगे, तो ये वो जाति से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। तो भाजपा भला कैसे चुकेगी? भाजपा में आते ही सम्राट चौधरी अपने आक्रामक तरीका और कुशल भाषण शैली से सभी बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं और बिहार भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं। अब पहले बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर का, फिर बाद में हम मूल प्रश्न पे आएंगे, फिर बाद में हम मूल बात पर आएंगे कि आखिर किसका शिकार, कैसा शिकार क्यों करना चाहते हैं सम्राट चौधरी, इससे इनको क्या लाभ है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। हालांकि वो शकुनी चौधरी समता पार्टी के निर्माण से पहले ही विधानमंडल के सदस्य रह चुके हैं। वो 1985 में निर्दलीय चुनाव तारापुर विधानसभा से जीत चुके हैं। शकुनी चौधरी बिहार में कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। ये कई बार विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये तारापुर विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से 1998-99 में लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। कई बार ये बिहार सरकार में मंत्री पद भी सुशोभित कर चुके हैं। उनका ही बेटा सम्राट चौधरी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल के राजनीति में प्रवेश किए। सम्राट चौधरी 90 से ही राजनीति में सक्रिय हैं।
ये 1995 में 89 दिन तक राजनीतिक कारणों से जेल भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी ये चर्चा में तब आए जब 1999 में इन्हें अचानक राबरी मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री का पद दिया गया। उस समय ये सम्राट चौधरी नहीं थे, उस समय इनका नाम राकेश कुमार था, लेकिन मंत्री बनते ही ये विवाद में पड़ गए। क्योंकि इनकी उम्र मंत्री बनने लायक नहीं थी और ना ही उस समय ये विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य थे। आखिरकार राज्यपाल महोदय को इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करना पड़ा और ये उस समय राजनीतिक हलकों में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। ये पहली बार 2000 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक बन के आए, लेकिन 2005 में परबत्ता विधानसभा से ही जेडीयू उम्मीदवार रामानंद सिंह से चुनाव हार गए। फिर 2010 का विधानसभा ये परबत्ता विधानसभा से ही जीते। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद छोड़कर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और उस समय सम्राट चौधरी आरजेडी के कुछ विधायक के साथ आकर इनका समर्थन किए और ये जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल में नगर विकास मंत्री बने। 2017 में बीजेपी में आने के बाद ही इनके अंदर का महत्वाकांक्षा जाग उठा और ये इनका निशाना पूरी तरह से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर टिक गया। इन्हें पता है बिहार में अब कोई भी दल सवर्ण को तथाकथित सवर्ण समुदाय को मुख्यमंत्री का पद घोषित कर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार की राजनीति पिछले 30 वर्षों से और आने वाले 50 वर्षों में भी पिछड़ों और अति पिछड़ों और दलित के इर्द गिर्द ही घूमेगा और सम्राट चौधरी कुशल राजनीतिज्ञ है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मौके का कैसे लाभ उठाया जाए। ये प्रखर हैं, आक्रामक हैं। जब नीतीश कुमार के विरोध में थे तो खुल के उनका विरोध करते थे, जब नीतीश कुमार के साथ आए तो खुल करके लालू प्रसाद यादव का विरोध कर रहे हैं। जिस आक्रामक शैली से नीतीश कुमार का हो या लालू प्रसाद का ये विरोध करते रहे हैं, बीजेपी का कोई नेता इस तरह का विरोध नहीं कर पाया है। कारण भी स्पष्ट है, केंद्र के नेताओं को यानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी लगता है कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में बिहार बीजेपी को वो जगह दिला सकता है, यानी वो कुर्सी दिला सकती है जो आज तक बीजेपी को ये मौका, ये समय, ये स्थान नहीं दिला पाया है कोई। सम्राट चौधरी भी इस काम में खूब जम के लगे हुए हैं। अब मैं आता हूं मूल बातों पे शिकार। तो सम्राट चौधरी का पहला निशाना जो लगा और सटीक लगा वो लगा उपेंद्र कुशवाहा पे, जो कई सालों से खुद को कुशवाहा समाज का एकमात्र नेता मानते थे। आपको पता है कि 94 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर समता पार्टी का गठन किए थे तो पटना में एक बड़ी रैली हुई थी, कोयरी कुर्मी महारैली, और उसी रैली में कोयरी कुर्मी बिहार के अन्य जगह से आने वाले धानुक समाज के लोगों ने नीतीश कुमार को अपना एकमात्र नेता माना था और आज भी कमोवेश इस समाज के नेता नीतीश कुमार ही है। लेकिन लंबे समय से शासन में रहने के बाद धानुकों के बीच और कुशवाहाओं के बीच नीतीश कुमार की पकड़ कुछ कमजोर तो हुई है, जो पिछले विधानसभा का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इसके परिणाम में वह स्पष्टतः नजर आया है और उस कमी को सम्राट चौधरी पूरा करना चाहते हैं और वो जानते भी हैं कि कैसे अपने समाज को साधा जाए। लेकिन उनका जो कांटा था, जो कुशवाहा समाज के नेता थे, बड़े नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, उसको लोकसभा चुनाव में अपने राजनीतिक पैतरेबाजी से उनको चारों खाने चित कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा और आरा के उम्मीदवार आरके सिंह ने तो खुलकर बयान दिया था कि अगर बीजेपी नेतृत्व चाहती तो पवन सिंह को चुनाव में बैठाया जा सकता था या उसके धार को कुंद किया जा सकता था। कहीं ना कहीं आस्तीन का सांप था जो पवन सिंह को आगे करके रखा, और मैं ये नहीं कहता हूं लेकिन लोग तो यही समझेंगे। और अब वो बेरोक टोक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सफर इतना भी आसान नहीं है। पिछड़े समाज के और भी बहुत नेता हैं जो बिहार बीजेपी में हैं और बड़े नाम हैं। उसमें से एक नाम है नित्यानंद राय, जो बराबर चुनाव जीतते रहे हैं, पार्टी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान हैं और इतना ही नहीं, वो उनका पृष्ठभूमि भी आरएसएस का है
वो संघ से भी काफी नजदीक है। दूसरा बड़े नेता है नंदकिशोर यादव। उनकी भी पृष्ठभूमि आरएसएस की है और बड़े तो इतने हैं कि कई बार मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन दोनों के पीछे एक कारण है। बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि नित्यानंद राय हो या नंदकिशोर यादव हो, दोनों की पृष्ठभूमि आरएसएस की है। लेकिन बिहार की जनता या बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं कि इनके जो वोटर हैं वो लालू यादव के वोटर हैं। यानी कहने का मतलब इनका जो स्वजातीय हैं उनका वोट बीजेपी में न के बराबर पड़ता है। और ये इन लोगों के लिए एक कमी तो है, ये इन लोगों के लिए एक कांटा तो है और इसी का ये लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जैसा घाघ राजनीतिक अच्छी तरह जानता है और कहां पर तीर मारना है और कहां निशाने ठीक लगेगा। सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी नित्यानंद राय को अपने पक्ष में कर लिए हैं और उनकी नजर नंदकिशोर यादव के पटना साहिब की सीट पर है। मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूं कि बीजेपी का बड़े नेता का टिकट कटना तय है, जिनमें नंदकिशोर यादव है। और ये इतना आसान नहीं था टिकट कटना, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है और इस चाल के मास्टर हैं सम्राट चौधरी और इनका अगला शिकार है उपेंद्र कुशवाहा के बाद नंदकिशोर यादव। जहां से ये 7 बार के विधायक रहे, जो पहले पटना पूर्वी के नाम से जाना जाता है अब पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, बड़ी ही आसानी से इनको ये साइडलाइन कर दिए। थोड़ा पटना पूर्वी या आज का पटना साहिब के बारे में मैं आपको बता दूं कि वहां वैश्य मतदाता की संख्या काफी ज्यादा है। मैं बता दूं कि पटना पूर्वी और पटना साहिब में सबसे अधिक मत वैश्य मतदाता का है, उसके बाद कोयरी समाज के लोग ही आते हैं, उसके बाद यादव मुसलमान है। एक और नेता है जो पटना सिटी में बहुत दिन से लगे हुए थे, यानी पटना साहिब के सीट पर वो भी आस लगाए हुए थे कि नंदकिशोर जी कब हटेंगे और मेरा नंबर आएगा। लेकिन नंदकिशोर जी तो हटेंगे लेकिन उनका नंबर नहीं आया। वो कुशवाहा के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको भी बड़ी ही चतुराई से किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर पहले ही साइड कर दिया गया है। नित्यानंद राय के मार्फत इन्हें आश्वासन मिला है नंदकिशोर जी को कि आपके बेटा को कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा और नंदकिशोर जी अपने बेटा को सेट करने की उम्मीद में चुप बैठे हुए हैं। हालांकि उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। एक और नाम है सम्राट जी के शिकार का, वो है पटना के मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार का। उनकी मां पटना का मेयर है। 1 साल पहले पटना मेयर का चुनाव हुआ था। पटना के सारे विधायक उस चुनाव में ऐसे लगे हुए थे जैसे उनका खुद का चुनाव हो, जबकि वो जानते थे कि पार्टी लाइन पर चुनाव नहीं हुआ था। सब पूरा एकदम लग के एकदम पिल के लगे हुए थे। अब और अचानक नगर निगम में एक छोटी सी घटना पर उनके पीछे पुलिस लगा दी गई, जबकि सरकार उन्हीं की पार्टी की है। शिशिर कुमार बिहार भाजपा के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन पुलिस तो इनके पीछे ऐसे पड़ी जैसे लगता है कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शिशिर कुमार बार बार बोल रहे हैं और वो भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि रही सही कसर उनका निकाल दिया गया है, जो आगे वो पटना साहिब सीट की ओर नजर भी न डाले, क्योंकि वहां से आ रहे हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी के कौन कौन शिकार हुए ये तो मैं अभी तक बता दिया। अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन शिकार होते हैं सम्राट का, क्योंकि इतना आसान नहीं है डगर पनगट का। अगर वो पटना साहिब से चुनाव लड़े, जीत भी जाए, तो उनकी जो दूरदृष्टि है, उनका जो चाहत है, वो मुख्यमंत्री पद जो आज तक भाजपा नहीं पहुंच सका है, और कितने को शिकार बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे ही। और उसके पहले भी हम आप लोगों के जानने से पहले ही हम बताने की कोशिश करेंगे। जो ही मुझे कोई खबर मिलेगा, जो ही ये तर्कस से बांध निकालेंगे, पहला आदमी मैं हूंगा जो इनके शिकार का नाम आपको बताऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। नमस्कार, मैं रितेश परमार।